तो SY BA, SY BA, SY BCom और SY BSc, इन तीनों बच्चों का आपका AEC का जो सिलेबस है हिंदी का वो सामान्य है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें BA के भी 1-2 बच्चे हैं और BCom के भी। तो BCom में जो आप लोगों का पहला चैप्टर है वो है हिंदी भाषा सामान्य परिचय। कल मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि भाषाओं की जननी, भाषाओं की यात्रा कहाँ से शुरू होती है हिंदी के संदर्भ में? संस्कृत से। तो सबसे पहले कौन सी भाषा की? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट बनी और अवहट से तमाम जो है आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई, जिसमें हिंदी भी है। तो हिंदी की जो यात्रा है वो जो है इस तरह की है, भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस तरह से। और हिंदी का स्वरूप जो है वो तमाम जो लोक भाषाएं रही हैं, क्षेत्रीय भाषाएं रही हैं, देशज भाषाएं रही हैं, उनके साथ मिलकर उभरा है। जैसे मैंने बताया ना कि अवधी, ब्रज और ख़ास तौर पे दिल्ली और हरियाणा के मेरठ के आसपास का क्षेत्र, और वहाँ पे मुग़ल के ज़मानों में उनकी छावनियाँ होती थी, सैनिक छावनी। तो सैनिक छावनी मतलब कैंटोनमेंट एरिया, जिसे आज हम लोग मिलिट्री एरिया बोलते हैं। तो लाखों सैनिक रहते थे। तो वो सैनिक कौन थे? वो अरबी भी थे, फ़ारसी भी जानते थे, तुर्क भी थे, पश्तो भी थे, अफ़गान भी थे, गुजरात क्षेत्र के भी थे, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र के भी थे, दक्षिण भारत के भी लोग थे। जिनको भी मुग़लों की सेना में नौकरी चाहिए होती थी या नौकरी करते थे वो उनके सैनिक थे। तो इन सैनिकों का अपना एक बाज़ार लगता था, उस बाज़ार को कहते थे उर्दू बाज़ार। क्या कहते थे? उर्दू बाज़ार, उर्दू बाज़ार या उर्दू बाज़ार। तो उस बाज़ार में एक ख़ास भाषा विकसित होती है ना, ख़ास तरह की भाषा विकसित होती है, और वो भाषा कहलाई हिंदवी। क्या कहलाई? हिंदवी। और हिंदवी ही आगे चल के बनी हिंदुस्तानी, और फिर हिंदुस्तानी से ही जो है हिंदी और उर्दू का जन्म होता है। दोनों का व्याकरण आप देखोगे तो बेसिक व्याकरण जो है, मूल व्याकरण जो है दोनों भाषाओं का एक है। बस उर्दू में अरबी और फ़ारसी के शब्द ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उर्दू बन जाती है, और हिंदी में संस्कृत के ज़्यादा शब्द बन जाते हैं तो वो हिंदी बन जाती है। जैसे मैं कहूँगा कि हिंदी में मैं कहूँगा कि आप आइए बैठिए, है ना, उर्दू में मैं कहूँगा आप आइए तशरीफ़ रखिए, तो वहाँ तशरीफ़ रखना शब्द आ गया तो वो उर्दू हो गया, और यहाँ बैठना शब्द आ गया तो हिंदी हो गया। तो आचार्य शिव कुमार मिश्र कहते थे कि जिन दो भाषाओं में क्रियापद समान रूप से काम करता है वो एक भाषाएं हैं। इसीलिए कई लोग हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानते हैं, जो कि एक भाषा प्रवाह धारा से अलग हुई। बाद में उनकी लिपियाँ बदल गई और वो अरबी, फ़ारसी, तुर्की शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, और ये संस्कृत शब्दों का ज़्यादा उपयोग करने लगे। दोनों में यही अंतर है। हिंदी की विकास यात्रा में आप देखेंगे तो हिंदी का जो साहित्य लिखा जा रहा था खड़ी बोली हिंदी के पहले, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसके लिए काम किया, प्रयास किया, बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली। 1850 के आसपास से वो सारा आंदोलन शुरू होता है। तो सोचो, एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही है, 1857 की क्रांति हो रही है, और दूसरी तरफ हिंदी की लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदी को एक भाषा के रूप में उसके स्वरूप को निखारा जा रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है इस भाषा को। तो हिंदी में उसके पहले जो साहित्य लिखा जाता था वो पद्य में लिखा जाता था। पद्य मतलब कविताओं में लिखा जाता था, और उस समय साहित्य की भाषा होती थी ब्रज भाषा। तो ज़्यादातर कविताएं किस में लिखी जाती थी? ब्रज भाषा में। आप देखेंगे कि सूरदास वगैरह के जो पद हैं वो सब किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में, और वो साहित्य की भाषा थी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी में लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो लिखें, तो लोगों ने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। फिर गद्य की जो आज हम लोग तमाम विधाएं पढ़ते हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, पत्रकारिता है, यात्रा संस्मरण है, समीक्षा है, इन सभी चीज़ों में लेखन के लिए भारतेंदु जी ने अपने मित्रों को और बाकी लोगों को पत्र पत्रिकाएं निकालकर प्रोत्साहित किया, और खड़ी बोली हिंदी की एक यात्रा, एक आंदोलन शुरू हुआ, और लोगों ने उसमें लिखना शुरू किया। हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार प्रेमचंद, आप लोगों ने नाम सुना होगा,
प्रेमचंद खुद पहले किस में लिखते थे? उर्दू में लिखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हिंदी में लिखने लगे और उनकी बहुत सारी उपन्यास हैं, उनका हिंदी में अनुवाद हुआ। तो आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ हिंदी का स्वरूप निखारने का भी काम हो रहा था। 1902-1903 आते आते हिंदी में एक पत्रिका चली, उस पत्रिका का नाम था सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, जब उसके संपादक बने तो उस ज़माने में सरस्वती पत्रिका में किसी की कविता, किसी की कहानी, किसी का लेख छप जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो उसके व्याकरण को लेके, उसके सही स्वरूप को लेके बहुत गंभीर थे। वो लोगों को इसके लिए तैयार करते थे कि वो अच्छे से अच्छी हिंदी लिखे। मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों को उन्होंने एक तरह से निखारा सरस्वती पत्रिका के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहते हैं कि अब चूंकि वो संपादक थे सरस्वती के, तो एक बार एक सज्जन आए तो वो पान खाते थे, तो बोले कि गुरुदेव आपके लिए पान। तो उन्होंने ले लिया, भाई पान खाने वाले आदमी को पान मिल रहा है। तो फिर बोले कि गुरुदेव मैंने सरस्वती पत्रिका के लिए एक आलेख। तो बोले रुको रुको रुको, वो जो पान खाया था उन्होंने थूक दिया। उनको लगा ये रिश्वत दे रहा है क्या, आप सरस्वती पत्रिका की बात कर रहा है। तो बोले हाँ आप बोलो। कहने का मतलब बहुत कठोर थे कि वो वही छापेंगे जो उनको लगेगा कि छापने लायक है। तो ऐसे आचार्यों ने हिंदी के स्वरूप को निखारा। और जब देश आज़ाद हुआ तो हम जानते हैं कि उस विभाजन के साथ आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान बना। और स्वतंत्र पाकिस्तान की राजभाषा क्या बनी? उर्दू। और हिंदुस्तान की राजभाषा क्या बनी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो शुरू में ये प्रावधान था कि अंग्रेजी खाली 15 साल तक राजभाषा रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे जब हिंदी में सारे कामकाज होने लगेंगे तो अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा समय ही नहीं आया। हिंदी के विरोध के भी स्वर थे दक्षिण के राज्यों से, और बहुत सारी भाषा को लेकर राजनीति थी, तो बाद में वो प्रोविज़न हटा दिया गया। तो आज हम देखते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं समान रूप से स्वीकार की जाती हैं। और राज्यों के स्तर पर राजभाषा, उस राज्य की भाषा भी राजभाषा हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र में राजभाषा क्या है? मराठी। बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल। तो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ राज्यों की जो भाषा है, मुख्य भाषा जो है, वो भी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। इसलिए ये सारे प्रावधान इसलिए किए गए कि भाषा को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, है ना। क्योंकि भाषा लोगों के जीवन, उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता और उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए कोई भाषा को लेकर समझौता नहीं करना चाहता। आप जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का आपका खान पान है, वो एक तरह से बताता है कि आपकी संस्कृति क्या है। जैसे आपका जो पहनावा है वो देख के कोई भी समझ जाएगा कि आपकी संस्कृति क्या है। आप जैसे कोई साउथ इंडियन आदमी है ना, जो दक्षिण भारत का है, वो लुंगी पहनेगा और ऊपर शर्ट पहनेगा, तो कहने का पंजाबी आदमी है तो पगड़ी बांधेगा। तो कहने का मतलब आपको देख के ये समझ में आ जाता है कि आप किस संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, आपका खान पान, भाषा, आचरण, व्यवहार क्या है। तो बहुत कुछ उससे साफ हो जाता है। हिंदी की लड़ाई आज़ादी के साथ शुरू हुई। आज़ादी हमको मिली और स्वतंत्र हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी बनी। लेकिन उर्दू जो है पाकिस्तान की राजभाषा बनी थी। और उस समय जो पाकिस्तान बना था वो जो है आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान दोनों मिला के पाकिस्तान था। और जो पाकिस्तान बना उसकी राजभाषा किसको बनाया गया? उर्दू। लेकिन और उसके पीछे राजनीति ये थी कि लोग कहते थे कि उर्दू मुसलमानों की भाषा, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों का ये सच नहीं था। बल्कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ के आसपास का जो सेंट्रल प्रोविंस जिसको कहते थे, उनकी सच्चाई तो थी कि वो उर्दू को अपनाते थे। लेकिन बाकी के जो राज्य थे, वहाँ पे जो मुस्लिम भाई रहते थे, उनका उर्दू से कुछ लेना देना नहीं था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। जैसे बंगाल में जो पाकिस्तान बना, जो उसका पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश बाद में बना, वहाँ की सारी आबादी बांग्ला बोलती थी। वो मुस्लिम थी, लेकिन वो क्या बोलते थे? बांग्ला बोलते थे। मैं उज़्बेकिस्तान में था, मुस्लिम कंट्री है,
लेकिन वो उर्दू थोड़ी नहीं बोलते हैं, वो उज़्बेकी बोलते हैं। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में जो मुसलमान रहते हैं वो मराठी बोलते हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, वो मराठी बोलते हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में इस तरह से प्रस्तुत किया गया उर्दू को कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी जो है हिंदुओं की भाषा। तो ये सच्चाई नहीं थी। ये कब समझ में आया? जब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान की राजभाषा हो गई उर्दू, लेकिन वहाँ की जो आबादी थी पाकिस्तान की, उसमें से खाली 3%, 3% आबादी उर्दू जानती थी, बाकी की आबादी नहीं जानती थी। तो बाकी की आबादी कौन सी भाषा जानती थी? वो बांग्ला जानती थी, क्योंकि इधर का जो पूरा भाग है वहाँ पे बांग्ला बोला जाता था। वहाँ की आबादी पंजाबी जानती थी, क्योंकि लाहौर तक जो है पंजाब था जो डिवाइड हुआ, पंजाबी थी, सिंध थी, सिंध भाषा थे, सिंधी समाज जो है सिंधी बोलता था, पश्तो बोलते थे। तो ये बहुत दुविधापूर्ण स्थिति थी। तो कुछ दिनों बाद लोगों ने फिर वहाँ पे आवाज़ उठानी शुरू की और लोगों ने कहा कि आप उर्दू को राजभाषा बनाए रखिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उर्दू के साथ साथ हिंदी, माफ़ करिए हिंदी नहीं, उर्दू के साथ साथ आप बांग्ला और पंजाबी को भी राजभाषा का दर्जा दीजिए। तो उस समय जो पाकिस्तान के कायदे आज़म थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये मांग नहीं स्वीकार की और बोले कि नहीं, पाकिस्तान स्वतंत्र पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू ही रहेगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे जो ढाका विश्वविद्यालय है, वहाँ पे छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया बांग्ला भाषा के लिए, है ना। और आज भी देखो बंगाल में एक नारा हमको सुनने को मिलता है, अमार बांग्ला सोनार बांग्ला, है ना। तो भाई हर आदमी को अपनी भाषा गरिमापूर्ण लगती है। तो उस छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के गेट पे 3 या 4 विद्यार्थियों को प्रशासन ने गोली मार दी, पाकिस्तान प्रशासन ने, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था। और जब ये खबर पूरे बांग्लादेश में फैली तो ये खबर पूरे बांग्लादेश में आग की तरह फैली। लोग आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए और पूरा बंगाल, पूरा जो बांग्ला उस समय का जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो जलने लगा, आंदोलन होने लगे। और उस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने बहुत बेरहमी से उनके ऊपर अत्याचार किया। करोड़ों लोग, सोचो करोड़ों लोग मुल्क छोड़कर भाग के हिंदुस्तान में आ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी बेरहमी होती होगी कि करोड़ों लोग अपना घर छोड़ के भागने को मजबूर हो गए। उस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने उन लोगों को हिंदुस्तान में शरण दी और उन लोगों के खर्चे पूरे करने के लिए, भाई करोड़ों की आबादी एकदम से आपके देश में आ जाएगी तो उनका खर्चा लगता है ना, उनको तंबू चाहिए, खाना चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, कपड़े चाहिए। तो उसके लिए हिंदुस्तानियों पे अतिरिक्त टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। तो भारत ने बहुत सहयोग किया और वहाँ पे औरतों पे अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार, जिसको देखो उसको गोली मार देना, बलात्कार करना, ये बहुत हुआ और उस समय बहुत लिखा भी गया जो है इसके बारे में। और जब पाकिस्तान ये देखा कि करोड़ों लोगों को भारत शरणार्थी के रूप में शरण दे रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और पाकिस्तान ने गलती की और उसने हिंदुस्तान के ऊपर क्या किया, आक्रमण कर दिया। जब उसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसकी सोच ये थी कि उसके 2 बहुत मजबूत साथी थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक चीन और दूसरा अमेरिका। उसे लगा था कि ये दोनों देश हमारी सहायता करेंगे और हम भारत को आसानी से दोनों तरफ से हमला करके हरा देंगे। तो जो पूरा 7 सिस्टर्स का जो पूरा नक्शा है उत्तर भारत के बीच से, उतना पूरा आप समझ लो उस समय का आधा हिंदुस्तान हम कब्जा कर लेंगे, ये उनकी साजिश थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी थी पहले ही, और रूस की तमाम पनडुब्बियाँ और जहाज हिंद महासागर में पहले से लगे हुए थे। तो जब अमेरिका को ये मालूम पड़ा कि भारत की रक्षा के लिए सोवियत रूस पहले से वहाँ पे मौजूद है, उसकी तमाम जहाज वहाँ पे मौजूद हैं, तो अमेरिका ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। और जब चीन ने देखा कि अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और भारत की मदद के लिए खुल के रूस सामने आ गया है, तो चीन की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रूस से दुश्मनी ले। तो चीन भी चुपचाप बैठ गया और फिर भारत को पूरा मौका मिला और भारत ने पाकिस्तान की अच्छे से पिटाई की। बदमाशी कर रहा था ना, वो हमला किया था। और पाकिस्तान जो
आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी देश की सेना ने आज तक सरेंडर नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे सरेंडर हुआ। पाकिस्तान ने सरेंडर किया भारतीय सेना के सामने, और बाद में फिर हम देखते हैं कि बांग्लादेश ने निर्णय मतलब वो जो इलाका था पाकिस्तान का, उसने ये निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, और वो एक नया राष्ट्र बन गया। उस राष्ट्र का नाम क्या है? बांग्लादेश। तो आज हम उसे एक नए देश के रूप में जानते हैं, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। वो भी मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ की अधिकतम आबादी बांग्ला बोलती है, इसलिए वहाँ की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी हमारी राजभाषा है, और राज्यों में राज्य की भाषा भी राजभाषा है। और पाकिस्तान में जो है, जो बचा हुआ पाकिस्तान है बांग्लादेश अलग होने के बाद, वहाँ की राजभाषा उर्दू बरकरार रही। मुझे नहीं पता बाद में उन्होंने पंजाबी वगैरह को स्थान दिया कि नहीं, लेकिन उनकी राजभाषा उर्दू थी। तो ये सारी घटना आपको बताने के पीछे का उद्देश्य ये था कि एक तो हिंदी की विकास यात्रा आप समझें कि किस तरह से हिंदी भाषा अस्तित्व में आई, और भाषाओं की राजनीति में किस तरह से एक देश से दो देश, दो देश से तीन देश बन गए। तो हमें उससे एक सबक मिलता है, एक चीज़ सीखने को मिलती है कि भाषाओं के मामले लोगों के अस्तित्व से जुड़े होते हैं, उनकी पहचान से जुड़े होते हैं, उनकी संस्कृति से जुड़ा होता है। इसीलिए हमें किसी भी भाषा से नफरत नहीं करनी चाहिए। हर भाषा किसी न किसी संस्कृति का एक तरह से उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आपको जीवन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने को मिलेंगी, आप उतनी ज़्यादा भाषाएं सीखें, उससे आप उतनी ज़्यादा संस्कृतियों से, उनके साहित्य से जुड़ पाएंगे और जुड़ाव आपका महसूस होगा। तो भाषा एक जोड़ने की चीज़ है, वो तोड़ने की वस्तु नहीं है। और अगर आप सच में अपनी भाषा से प्यार करते हैं, जैसे मेरी भाषा मान लो हिंदी है, अगर मैं सच में हिंदी से प्यार करता हूँ तो मैं दुनिया की किसी दूसरी भाषा से नफरत नहीं कर पाऊँगा, है ना। जो लोग अपनी भाषा से प्यार करने के लिए दूसरी भाषा से नफरत की बात करते हैं, वो कुछ और नहीं करते, सिर्फ भाषा की राजनीति करते हैं। क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि माँ का आदर करना चाहिए, है ना। तो लेकिन अगर मैं सच में माँ का आदर करता हूँ तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी माँ का आदर करूँगा, दूसरे की माँ को गाली दूंगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। जो माँ का आदर करेगा वो माँ की उम्र या माँ जैसी तमाम औरतों को माँ ही समझेगा। तो वो एक स्वभाव विकसित हो जाता है, वो स्वभाव विकसित होता है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो बड़ों का मतलब क्या? मेरी ताया मेरे अब्बू दिखेंगे तो आदर करना है, दूसरे के अब्बू देखेंगे तो पत्थर फेंक के मारना है, ऐसा तो नहीं। तो वो एक स्वभाव विकसित होता है। तो अगर भाषाओं के प्रति आपके मन में आदर है, अपनी भाषा के प्रति आदर है, तो जो है हमेशा आप दूसरों की भी भाषा का आदर करेंगे। और ये एक मनोविज्ञान होता है कि किसी को भाषा के नाम पे, उसके खान पान के नाम पे, पहनावे के नाम पे तुच्छ मानना, है ना। जैसे एक भाषा भाषी बोलेगा रे वो हिंदी लोग, मतलब वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए जब तक दूसरे को तुच्छ नहीं बताएंगे तो उनको लगता है उनकी श्रेष्ठता साबित नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में अपनी रेखा बड़ी करने के लिए दूसरे की रेखा मिटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जब मेहनत करेंगे तो आपकी रेखा दूसरे से बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर तुम क्लास में सेकंड पोजीशन पे आ रहे हो और आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है, तो क्या करोगे? फर्स्ट पोजीशन पे जो लड़की आ रही है उसको वड़ा पाव में जहर मिला के दे दोगे, उसे ऑटो से धक्का दे दोगे, उसे किडनैप करा दोगे, उसे परीक्षा के दिन गोली मार दोगे। इस तरह से तुम गोली मार दोगे तो तुम फर्स्ट आ जाओगे। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है कि तुम देखो वो क्या मेहनत कर रही है। अगर वो 2 घंटे पढ़ रही है तो तुम 4 घंटे पढ़ो और उससे ज़्यादा नंबर पाने की कोशिश करो। तो कभी किसी की रेखा मिटाकर आप बड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुमने उसे मिटा दिया। तो तुम कहने के लिए तुम चलो मान लिया कि फर्स्ट आ गए, लेकिन तुम्हारा ज्ञान बढ़ा क्या? ज्ञान तो उतना ही है, बल्कि वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। जो बुद्धि तुमको कंस्ट्रक्टिव काम में लगानी चाहिए थी, सकारात्मक सोच में लगानी चाहिए थी, वो तुम नकारात्मक चीज़ों में लगा दिया तुमने। और तुमने एक भ्रष्ट आचरण किया
और दूसरे का बुरा करके तुमने अपना भला करना चाहा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर दूसरे का बुरा करेंगे तो आपका भला कभी नहीं होगा। तो हमेशा श्रम से, मेहनत से हमको आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। ये बात बता के मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँगा। भगवान राम रावण से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि रावण मजबूत पड़ रहा है ना। तो वो चिंतित हो गए शाम को और सोचने लगे भगवान राम कि मैं तो सच्चाई के रास्ते पे हूँ, सच के साथ हूँ, फिर भी जो माँ शक्ति है, जो ताकत है, वो रावण की तरफ अधिक दिखाई दे रही है, मेरी तरफ नहीं है। ऐसा क्यों? मैं, मुझसे क्या गलती हो रही? तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप शक्ति की आराधना करें, माँ शक्ति की पूजा करें। तो देखो यहाँ पूजा का मतलब सिर्फ पूजा से मत लो। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, शक्ति अर्जित कर, विद्यार्थी के रूप में आपको पूजा करना है, मतलब क्या करना है? पढ़ाई करनी है। तो ये इसको प्रतीकात्मक तरीके से समझो। तो उनको कोई कहता है कि आप शक्ति अर्जित करो, माँ शक्ति की आराधना करो, पूरे तन मन धन से शक्ति की आराधना करो। आप देखोगे कि आप रावण से अधिक ताकतवर हो जाओगे। तो राम जो है शक्ति की आराधना करने, पूजा करने बैठते हैं, तो उनको एक खास तरह के कमल के फूल माता को बीच बीच में समर्पित करने रहते थे। तो उनकी थाली में कमल रखे हुए थे और वो एक एक करके माता को पूजा में जैसे जैसे प्रावधान था, वो एक एक कमल समर्पित कर रहे थे, कमल का पुष्प। और उनकी आंखें बंद थी, है ना, वो माता के ध्यान में लीन थी। तभी जब अंतिम पुष्प उनको समर्पित करना हुआ, तो माँ शक्ति ने सोचा कि इनकी थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो वो क्या किया उन्होंने, माँ शक्ति ने उस थाली से उस कमल के फूल को गायब कर दिया। अब भगवान राम उसको समर्पित करने के लिए थाली में ऐसे हाथ कर रहे हैं, तो कमल का फूल है ही नहीं। और जैसे ही उनको ये आभास होता है कि कमल का फूल नहीं है, वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर मुझे पुष्प नहीं मिलेगा तो ये पूजा खंडित हो जाएगी, तो फिर रावण ताकतवर ही रहेगा और मुझे शक्ति नहीं मिलेगी। तो वो मन में उनका विचार चलता है कि क्या करूं मैं, मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, मैं क्या करूं। तभी अकस्मात जैसे आसमान में बिजली कौंधती है, चमकती है, उसी तरह उनको ध्यान आया कि उनकी जो माता थी भगवान राम की, वो उनको कहती थी कि राजीव नयन, कि हे राम तुम राजीव नयन हो। राजीव नयन मतलब, जिसकी, नयन मतलब होता है आँखें, जिसकी आँखें कमल के पुष्प जैसी। माँ का स्नेह, और माँ ने कहा है तो सच कहा होगा। तो उसी समय उनको ध्यान आता है। फिर वो ये भी सोचते हैं कि ये बात मुझे अभी क्यों ध्यान में आई, क्योंकि वो कमल का पुष्प खोज रहे हैं माँ को चढ़ाने के लिए। तो उनको वो समीकरण समझ में आ गया कि मुझे क्यों ये बात ध्यान में आई, और वो तुरंत एक तीर निकालते हैं अपने तरकश से, और ये अंदर मन में संकल्प लेते हैं कि ये जो माँ के चरणों में मुझे अंतिम पुष्प अर्पित करना है, वो पुष्प मैं अपनी आँख देखकर करूँगा। क्यों? क्योंकि ये भी राजीव नयन है। तो वो जैसे ही ये संकल्प लेते हैं और तीर अपनी आँखों में डालने वाले होते हैं, तो उतने में तुरंत जो माँ शक्ति है, जो शक्ति की देवी है, वो आके उनका हाथ पकड़ लेती हैं, रोक लेती हैं। और निराला ने लिखा है कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, होगी विजय होगी विजय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कि हे श्रेष्ठ राम, तुम आराधन मतलब आराधना, कोई अगर आराधना कर रहा है तो आराधन का आराधन से दो उत्तर, है ना। तो तुम भी आराधना करो, आराधन का आराधन से दो उत्तर, होगी विजय होगी विजय। अगर तुम्हारी आराधना में कोई कमी नहीं है, अगर तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, और आप लगातार प्रयास करते रहोगे, तो आपकी विजय सुनिश्चित है। और ये कविता का प्रसंग, तो ये विद्यार्थी जीवन में मैं विद्यार्थियों को ये प्रसंग जरूर बताता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए ही है कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। बहुत कंपटीशन है, कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसे सोच के काम नहीं चलेगा। तुम तैयारी करो, मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, और एक दिन आपको उसका सुखद परिणाम मिल जाएगा।
तो वही बात है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। हमेशा सकारात्मक सोचो, मेहनत करने की सोचो। प्रथम आने के लिए किसी को मिटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लकीर बड़ी करने की ज़रूरत है। तो भाषा के संदर्भ में भी अपनी भाषा का मान सम्मान, दूसरे की भाषा को छोटा दिखा के, उसको कमतर रख के, उसको गालियाँ दे के हमारी भाषा का विकास नहीं होगा। अपनी भाषा का सम्मान और आदर हम तभी कर पाएंगे जब हम दूसरों की भाषाओं का, दूसरों की संस्कृतियों का भी सम्मान करेंगे। भाषा जोड़ने की वस्तु है। किसी भाषा से जुड़कर आप उनकी संस्कृति से जुड़ेंगे, वो जीवन में आपके एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तो ये जो है भाषाओं के संदर्भ में आप हमेशा ध्यान रखना। तो हिंदी सामान्य परिचय में ये कुछ बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ साझा की।